अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, अगर हम देखें गूगल पर, तो अरावली जो है वो पर्वतमाला किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो आप लगभग गुजरात का अरावली ये जो रेंज है, जैसे कि मैंने अरावली रेंज पर जिस प्रकार से यहाँ पर किया, तो ये पूरा का पूरा अरावली रेंज कहलाता है। अब अरावली रेंज जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर गुजरात के हमने कहा पालनपुर, और पालनपुर से हम स्टार्ट करते हैं इसे, पालनपुर, और पालनपुर के पास एक खेड़ ब्रह्मा है, तो खेड़ ब्रह्मा से ये छुटपुर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा का पूरा जो अरावली पर्वतमाला है इस प्रकार से टुकड़ों, यहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर काफ़ी चौड़ाई में, देखिएगा अरावली जो है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपके अरावली के अंतर्गत शामिल है, तो काफ़ी चौड़ाई के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं, तो उत्तर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अजमेर ब्यावर तक तो ये ठीक चल रहा है, अजमेर तक ठीक चल रहा है। फिर ये जो सांबर लेक है, अब सांबर लेक के बाद आप देखेंगे ये सिक्कर तक, यहाँ पर अजमेर तक कंटिन्यू चला। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे से यहाँ पर आपको टुकड़ियाँ देखने को मिलती हैं, काफ़ी टूटे फूटे हिस्सों में ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और छोटी छोटी पहाड़ियों के बाद आप देखेंगे यहाँ पर खंडेला, और यहाँ पर ये करते करते ये आगे काफ़ी आगे तक जाती है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में कहा जाता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर रायसीना जो पहाड़ी है वहाँ तक ये इस प्रकार से फैली हुई। अगर हम इसकी दिशा की बात करें कि दिशा राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार की है, तो राजस्थान के अंतर्गत इसकी जो दिशा है वो इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आपके अरावली का माना जाता है। तो अरावली के अंतर्गत अगर दिशा की बात करें तो अरावली की ये जो दिशा है ये कहलाता है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर फैली हुई है। बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम अरावली, और अरावली के अंतर्गत आपने जिस प्रकार से यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं, तो ये जो मैप है इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो अरावली है उस अरावली का विस्तार किस प्रकार से है। तो हम सबसे पहले अरावली के विस्तार के बारे में बात करें तो अरावली का सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार का है। तो अरावली प्रदेश जो है वह 23 डिग्री 20 मिनट, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 23 डिग्री एंड 20 मिनट, ये केवल अरावली का है, से लगाकर 28 डिग्री 20 मिनट तक उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है। यानी अगर अक्षांश विस्तार देखें, अक्षांश विस्तार का अर्थ होगा है कि ये जो विस्तार है ये वाला, इस प्रकार से हमने अरावली को लोकेट किया। तो अरावली का ये जो विस्तार है वह, यहाँ पर मैं वापस पुनः मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ये जो विस्तार है, अगर हम इसको अरावली को इस प्रकार से डिवाइड करें, और राजस्थान के अंतर्गत इसका जो विस्तार, जैसे कि हमने कहा कि अरावली यहाँ से स्टार्ट होती है और लास्ट यहाँ तक आपके अरावली चलती है। तो अरावली का ये जो विस्तार है यानी यहाँ से लगाकर, अगर अक्षांश, अक्षांश का अर्थ होता है कि ये आपके अक्षांश रेखाएं इस तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर मैं 2 अक्षांश रेखा खींच देता हूँ, और 2 अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपके 23 डिग्री और 20 मिनट से स्टार्ट होती है, और लास्ट जो पहुंचती है वह आपके 28 डिग्री और 20 मिनट तक आपके इस प्रकार से इसका विस्तार पाया जाता है। फिर इस विस्तार के साथ साथ अगर उसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार आपके ये इस प्रकार का कहलाता है, ये आपका इसका देशांतरी विस्तार है। तो इसकी जो देशांतरी विस्तार की बात करें तो यह देशांतरी विस्तार जो है आपके लगभग 72 डिग्री और 10 मिनट से स्टार्ट होता है और 77 डिग्री 50 मिनट तक स्टार्ट होता है। दोनों ही आपके ईस्ट रहेंगे क्योंकि भारत पूरा पूरा ईस्टर्न गोलार्ध में, और ये दोनों ही आपके नॉर्थ रहेंगे क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसका अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसको हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रहा। अब इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं, केवल अरावली के क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वह 99,771 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो इसके अंतर्गत आता है।
जैसे कि अगर हम इसके टोटल अगर क्षेत्र की बात करें कि राजस्थान का जो भाग है, यानी अरावली जो भूभाग है, अरावली भूभाग को जब हमने अरावली को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा था, तो राजस्थान के अंतर्गत हमने जब भी इसको पढ़ा तो अरावली का अंतर्गत जो पूरा का पूरा भाग है, यानी अरावली जो भाग है उस अरावली के अंतर्गत टोटल जो क्षेत्रफल है, तो टोटल क्षेत्रफल जो कह सकते हैं कि वो जो परसेंटेज है, तो लगभग आपके 9 से 10% जो भाग है, यानी इस राज्य का जितना भी जो भाग है वो उसका लगभग 9.3, यानी टोटल जो है ये जो भाग है राज्य या राजस्थान के बाद जितनी जो भूमि है उसका 9.3% जो भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल रहता है। और अगर जनसंख्या की बात करें कि यहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है, तो जिस प्रकार से जनसंख्या यहाँ पर 180.28 लाख दिख रखी है, तो राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है उस टोटल जनसंख्या का ये लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो राजस्थान का ये जो अरावली प्रदेश है वहां पर इस प्रकार के जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आंकड़े इस प्रकार के रहेंगे। अब इसकी जो दिशा है उत्तर पूर्व से लगाकर, उत्तर पूर्व से अगर इसमें पाए जाने वाले विभिन्न जिलों की बात करें, तो उत्तर पूर्व से इसकी जो जिले हैं उस जिलों के अंतर्गत, यानी अगर हम बात करें कि दिल्ली की रायसेना पहाड़ी से पूर्व से स्टार्ट कर लेता है, तो पूर्व में सबसे पहले आपको अलवर, अलवर के बाद दौसा, फिर जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा, ये सारे के सारे इसके अंदर जिले शामिल किए जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी जैसे कि झुंझुनू, और झुंझुनू की जो खितड़ी तहसील है वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है, तहसील शामिल की जाती है, तथा सीकर जिले का जो नीम का थाना है, श्री माधोपुर है और दाता रामगढ़, ये जो तहसील है वो इसके अंदर शामिल की जाती है। टोटल अगर बात करें कि कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई की अगर बात करें कि जो अरावली है और अरावली की जो लंबाई है, अगर राजस्थान की बात करें, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इसकी जो टोटल यानी 692 जो किलोमीटर है, ये पूरी टोटल लंबाई है। अगर केवल राजस्थान की लंबाई की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत इसकी जो लंबाई है वह लंबाई लगभग 550 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर जो है वह यह राजस्थान के अंतर्गत है, और बाकी का जो हिस्सा होता है वो राजस्थान के अंदर यहाँ पर दिल्ली तक यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ से यानी इस जगह से लगाकर इस जगह तक टोटल 550 किलोमीटर की लंबाई में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये राजस्थान को, ये अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान को दो असमान भागों में डिवाइड करती है। असमान भागों में डिवाइड किस प्रकार से करती है, देखिएगा, अगर मैंने इस प्रकार की डिवाइडेशन लाइन रखी, तो ये जो लाइन, ये पूरा भाग है, ये पूरा ये काफी बड़ा है और ये छोटा है, तो असमान है, दो बराबर भागों में न बांटकर दो असमान भागों में ये डिवाइड करती है। फिर धीरे धीरे ये भी कहा जा सकता है, आगे के जो फैक्ट चलते हैं कि ये दिल्ली की रायसीना पहाड़ी से लगाकर गुजरात की खेड़ ब्रह्मा तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। उत्तर पूर्व में ये काफी कम चौड़ी है, यानी इस जगह पर इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई काफी अधिक देखने को मिलेगी। दक्षिण पश्चिम में ये काफी अधिक चौड़ी है, जिसमें हिम्मतनगर, बनासकांठा और साबरकांठा, ये जो जिले हैं ये आपके गुजरात के हैं, और गुजरात के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार से पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह दिल्ली में के अंतर्गत एक रायसीना पहाड़ी है, रायसीना पहाड़ी, यह है वह रायसीना पहाड़ी है जिसमें आपका राष्ट्रपति का जो भवन है वो बना हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। अगर एवरेज हाइट की बात करें कि एवरेज हाइट कितनी है, यानी यहाँ पर जो शिखर पाए जाते हैं उन शिखरों की एवरेज जो हाइट है वह 930 मीटर इसकी एवरेज हाइट आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अरावली के धरातल की बात करते हैं कि अरावली का जो धरातल है वो धरातल किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार से यहाँ पर धरातल। तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मानी जाती है, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला मानी जाती है, और कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, तो गोंडवाना लैंड का जो भाग है उस भाग के रूप में और अरावली पर्वतमाला का उसका अवशेष माना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति यानी भूगर्भिक इतिहास की बात, जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसकी जो टाइम स्केल है उसके हिसाब से देखें तो प्री कैम्ब्रियन जो कल्प था उसमें इसका निर्माण, यानी आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। ये सबसे विश्व की प्राचीनतम है, और ये जो श्रृंखला है उसमें ज्यादातर जो चट्टानें पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से आपके आग्नेय चट्टान मिलती है, और आग्नेय चट्टान के साथ साथ जो
परिवर्तित चट्टाने, परिवर्तित चट्टान का अर्थ हो गया कि रूपांतरित चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर संगमरमर और उस जैसी जो चट्टाने हैं वो आपको बहुतायत रूप में देखने को मिलती है। यही कारण है कि अरावली के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के पत्थरों की चट्टानें मिलती हैं। जैसे कि हम नीस की बात करें, सिस्ट, गैब्रो, डेलोमाइट, पेग्मेटाइट, एम्फीबोलाइट, संगमरमर इत्यादि जो चट्टानें हैं वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी यानी सर्वोच्च जो चोटी है, हाईएस्ट पीक की बात करें तो हाईएस्ट चोटी इस श्रृंखला की जो है वह है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो आबू पर्वत माउंट आबू के अंतर्गत पाई जाती है। उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के बीच सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यही वो सबसे ऊंची चोटी है। यानी हिमालय तथा नीलगिरी के बीच में पाई जाने वाली सर्वोच्च चोटी के रूप में जो पहचान रखती है वो गुरु शिखर रखती है। यहाँ पर इनके यहाँ के जो पहाड़ है वहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि अब्रक, मैंगनीज, लोहा, तांबड़ा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी इत्यादि खनिज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। खनिजों की जो भंडार यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये राजस्थान की या भारत की एक प्रधान जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। जल विभाजक के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है कि अगर यहाँ इसके मैप को देखेंगे तो इस मैप के अंतर्गत यानी अरावली का जो क्षेत्र है और अरावली को हमने इस प्रकार से डिवाइड कर लिया, तो इस अरावली के इस तरफ तो आपके सिंधु नदी की जो तंत्र की जो नदियां हैं वो बहती है, और इस भाग में अंदर आपको जो गंगा और गंगा की साइड यानी यहाँ से जो भी नदियां निकलती है वो यमुना के माध्यम से गंगा नदी से होती हुई बंगाल खाड़ी के अंदर जाती है, और इधर से जो नदियां बहती है वो सारी सारी कच्छ की खाड़ी या आपके अरब सागर के अंतर्गत जाती है। तो इस प्रकार से एक जल विभाजक के रूप में ये कार्य करती है। और अरावली पर्वत के बीच में जैसे कि अगर बात करें अलवर, नीम का थाना, खेतड़ी, अचलगढ़, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, झाड़ोल, करौली, सवाई माधोपुर, इन सभी जगह पर इस नदियों के विभिन्न प्रकार के बेसिन पाए जाते हैं। यानी नदियां जिसमें आपके लूनी है, बनास है, बेड़च, सोम, काली, सिंध, कालीसील, पार्वती, मोरेल, साबी, बांडी, परवन, ये जो नदियां हैं इन नदियों की सभी की जो घाटियां हैं इन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं, जहां पर कृषि के कार्य बहुतायत रूप से आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी बढ़िया तरीके से ये विकसित जो क्षेत्र है और वहां पर अलग अलग प्रकार की बुरा धरातलीय विशेषताएं देखने को मिलती है, खनिजों को भंडार है, कई नदी घाटे यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो इस क्षेत्र के उत्तर में तापमान काफी अधिक होता है। यानी जो अरावली का उत्तर क्षेत्र का जो क्षेत्र है, जैसे कि अलवर की बात करें, जयपुर की बात करें, दौसा की बात करें, तो वहां पर तापमान काफी अधिक होता है। वहां पर बारिश जो है वो आपको लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिल सकती है। तथा दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जैसे जो हम दक्षिण की तरफ जाते हैं और दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बढ़ती जाती है, और जो जो ऊंचाई बढ़ती है वहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि जो माउंट आबू है वहां पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, और सर्दियों में यहाँ का जो तापमान है वह बर्फ जमने लायक हो जाता है, इन्हें हिमांक बिंदु को भी छा जाता है। इसके अलावा ऊंचाई के कारण यहाँ पर ग्रीष्म काल का जो तापमान है वह भी 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। आर्द्रता जो रहती है वो गर्मियों में आपको 20 से 30% देखने को मिलती है, और जून से सितंबर जो बारिश का जो समय रहता है वहां पर 60 से 80% तक यहाँ पर आर्द्रता देखने को मिलती है। कहने का अर्थ है कि वहां पर बारिश की जो संभावना है बढ़ जाती है। इस क्षेत्र के यानी अरावली क्षेत्र की अगर जलवायु के अंतर्गत बात करें तो गर्मियों में यहाँ का जो तापमान है यानी उत्तरी जो अरावली का उत्तरी पूर्वी जो अरावली के अंतर्गत जो अलवर क्षेत्र है वहां का जो तापमान है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आपको पहुंचने देखने को मिल सकता है। यानी काफी अधिक तापमान भी देखने को मिलता है उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ का जो भाग है जहां पर माउंट आबू है, सिरोही है, उदयपुर है, वहां पर आपको न्यूनतम तापमान भी देखने को मिल जाते हैं। वनस्पति की बात करें तो अरावली पर्वत पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वन आच्छादित क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें खैर खैर के वृक्ष आपके इकट्ठा बनाया जाता है, हरड़, बहेड़, आंवला, बरगद, गूलर, आम, जामुन, धोकड़ा, ये सारी सारी कह सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलती है। तो आबू पर्वत पर जिस प्रकार से चमेली, मोगरा इत्यादि के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। अरावली पर्वत पर वर्तमान में की बात करें तो काफी ज्यादा जो वनों का जो कटने का जो काम है वो निरंतर जारी है। तो यही कारण है कि इसका अधिकांश जो भाग है अभी तक वनों से ढका हुआ न दिखकर आपको केवल चट्टाने ही चट्टाने दिखाई देती है। फिर भी यहाँ पर तरह तरह की यहाँ पर वनस्पति आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट जो रहते हैं इसके बारे में वो है मिट्टियां। तो मिट्टियों की बात करें तो अरावली पर्वत जो क्षेत्र है वहां पर भूरी, रेतीली
भूरी रेतीली मिट्टी तो पाई जाती है तथा कछारी मिट्टी। अब कछारी मिट्टी का अर्थ होता है कि जो नदियों के साथ बहकर आने वाली जो मिट्टी है वो मिलती है। इसके अलावा लाल पीली, लाल लोमी मिट्टी में मिश्रित लाल काली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको मृत्तिका का अवशेष का जो अंश है कम देखने को मिलता है। इस मिट्टी के अंतर्गत मक्का, ज्वार, जई, विभिन्न प्रकार की दालें, गन्ना जैसी फसलों को बोया जाता है। और लास्ट जो इसके भौतिक प्रदेशों से संबंधित है वो है इसकी खनिज संपदा। तो राजस्थान में जितने भी जो खनिज संपदा प्राप्त होती है उसका लगभग 80% भाग जो है इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। धातु खनिजों का जो 100% है, यानी जितने भी धातु निकलता है उसका 100% आपको अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो अरावली के पर्वत है उसमें सीसा, जस्ता, तांबा, अभ्रक, लोहा, बेरिलियम, एस्बेस्टोस, पन्ना, मैग्नीज, तांबड़ा, संगमरमर, फेल्सपार, कांच, बालुका मिट्टी, चीनी मिट्टी, यूरेनियम, चूने के पत्थर, डोलोमाइट, इमारती पत्थर इत्यादि विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसका डिवाइडेशन करना चाहें, जिस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट की जो क्लास रही थी उस क्लास के अंतर्गत हमने इसका डिवाइडेशन किया था, तो इस डिवाइडेशन को और अधिक उन्नत बनाना है तो हम इसको अरावली को 3 अलग-अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और 3 अलग-अलग भागों में किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि अरावली का जो भाग है उस अरावली को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब 3 भागों में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो ऊंचाई के आधार पर, जैसे कि हम इसको 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये है आपका उत्तर पूर्वी। अब उत्तर पूर्वी जो अरावली पर्वत है वो जयपुर के सांबर झील के उत्तर से, यानी सांबर झील है, उस सांबर झील के उत्तर वाला जो चित्र है वहां से लगाकर राजस्थान हरियाणा सीमा तक फैला हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको शेखावटी क्षेत्र या जो तोरावटी क्षेत्र है जिसमें जयपुर, अलवर की पहाड़ियां शामिल की जा सकती हैं। इसके अलावा हर्ष पर्वत, खंडेला की पहाड़ियां, पाल खेत, माल खेत की पहाड़ियां जो सीकर में स्थित है वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। इसके अलावा जयपुर की झालाना डूंगरी, सेवर, खो, बीचक पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, नाहरगढ़ की पहाड़ी, अलवर की कांकड़वाड़ी, भेड़ाच, ये सारे के सारे पर्वत देखने को मिलते हैं। और यहाँ इस क्षेत्र की जो सर्वोच्च जो चोटी है वह है रघुनाथगढ़। जो रघुनाथगढ़ है वो यहाँ पर इस भाग के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो पोर्शन रहता है जो मुख्य रूप से आपके अजमेर के अंतर्गत है जिसे कहा जाता है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का जो क्षेत्र है वह यहाँ पर टोंक, जयपुर और अजमेर, टोंक, जयपुर और पश्चिमी जो टोंक का जो पश्चिमी भाग है वहां पर इसको शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती है उसमें नाग पहाड़ी, मेरवाड़ की पहाड़ी और अजमेर जो ब्यावर के पास जो टाटगढ़ की पहाड़ियां हैं वो देखने को मिलती है जो अजमेर के अंतर्गत। इसके अलावा गोरम घाट जो है 933 मीटर, तारा घाट जो अजमेर के अंतर्गत 870 मीटर, ये सारी की सारी चोटियां देखने को मिलती है। अरावली का ये जो भाग है सबसे दक्षिणतम भाग, इस भाग को दक्षिणी अरावली का प्रदेश कहा जाता है। और इस प्रदेश के अंतर्गत आपको सिरोही देखने को मिलेगा। देखिएगा सिरोही है, सिरोही के अलावा उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत उदयपुर को यहाँ पर शामिल कर लेता है। ये काफी चौड़ा है इसलिए चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा आ जाता है, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, ये सारे के सारे हिस्से यहाँ पर इसमें थोड़े थोड़े देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा भाग होता है ये आपके दक्षिणी अरावली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी, जैसे राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी और राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो जरगा जो पहाड़ी है 1431 मीटर वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कई प्रकार के पठार मिलते हैं, जैसे कि अरावली पर्वत का सबसे उच्चतम जो पठार है उसे भौराट का पठार कहते हैं, वो आपको माउंट आबू के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है इसकी फिजियोग्राफी को इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट है, जैसे कि अरावली के बहुत सारे पठार है, जैसे कि उड़िया पठार है। तो उड़िया पठार आपके आबू पर्वत गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है। फिर आबू का पठार है, भौराट का पठार जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। लसाड़िया का पठार है जो उदयपुर जिले के राजसमंद झील से पूर्व में कटाफटा एक पठार देखने को मिलता है। इसी के अलावा देसरो को पठार जो जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य है। मैसा पठार जो जहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। इसी प्रकार से ऊपरमाल का पठार जो आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लगाकर बिजोलिया भीलवाड़ागढ़ तक ये फैला हुआ। इसके अलावा चोटियों की बात करें तो सर्वोच्च जो चोटी है वह गुरु शिखर जो सिरोही जिले के अंतर्गत है 1722 मीटर। फिर है शेर जो सिरोही के अंतर्गत है 1597 मीटर। फिर है दिलवाड़ा जो आपकी सिरोही के अंतर्गत है 1442 मीटर। यानी पहली 3 जो चोटियां है वो तीनों ही आपके सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है। चौथे नंबर की जो पहाड़ी है वह आपके उदयपुर के अंतर्गत स्थित है जिसको कहा जाता है जरगा। जरगा जो पहाड़ी है वह चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर वापस पुनः आपके सिरोही की अचलगढ़ पहाड़ी आ जाती है। फिर
छठे नंबर पर अब रघुनाथगढ़ सीकर, फिर खो जयपुर और तारागढ़ अजमेर, ये कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अरावली पर्वत के अंतर्गत गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, जो उदयपुर के चारों तरफ तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कोटा और झालावाड़ में है। मालानी पर्वत जो बालोतरा के अंतर्गत, नाकोड़ा पर्वत जिसे छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जो सिवाना का जो बाड़मेर क्षेत्र है, जो है बाड़मेर का जो सिवाना भाग है, वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा सुंदा पर्वत है, कुंभलगढ़ है, नाग पहाड़ी है, तोरावटी की पहाड़ी है। तो ये बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर इसकी फिजियोग्राफी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा हिमालय सॉरी अरावली पर्वत का ये भाग पूरा पूरा रहा। आगे की जो रहेगी उस क्लास के अंतर्गत हम अरावली पर्वत का जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उद्योग धंधे, कृषि और परिवहन के बारे में नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी। इस प्रकार से हमारी ये डिटेल स्टडी यानी अरावली की जो डिटेल स्टडी हमारे कंप्लीट हो जाएगी।